सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पार्ट थर्ड ऑफ द गुरुग्राम एंट्रेंस टेस्ट जो मैंने आपको बताया था 2024 में हुआ था। तो उसी का ही हम पार्ट थर्ड करने वाले हैं। पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं जो कि आपके दिमाग को थोड़ा सा खोलेंगे और कुछ नया सीखने को मिलेगा। दैट्स वाई मैं ये लेकर आई हूँ। अगर किसी को नहीं है शौक ये सब देखने का, इकोनॉमिक्स के कुछ न्यू कंसेप्ट पढ़ने का, तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करना चाहता है तो वो इसको देख सकता है। तो मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ द होम कंट्री प्राइस ऑफ गुड for export is $4 and the price at which it sells in the importing country is $6, then the difference of $2 is known as। तो देखो क्या कह रहा है कि घर में कोई सामान जो है वो होम कंट्री में एक्सपोर्ट के लिए वो $4 का बिकता है और बाहर जब हम इंपोर्टिंग कंट्री में बेचते हैं तो $6 का बेचते हैं। तो जो ये $2 का गैप है इसको हम क्या बोलेंगे? तो आप देखो मार्कअप आपने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में हम पढ़ते हैं। मार्कअप क्या होता है? जब भी प्रॉफिट मतलब कॉस्ट से ऊपर जो वो बेचता है जिस प्राइस पे जिससे वो प्रॉफिट अर्न करता है उसे हम बोलते हैं मार्कअप। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन इज द परसेंटेज ऑफ द सेल्स। प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि सेल्स में से जितना प्रॉफिट हुआ है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट मार्जिन। देन आता है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? जब भी आप कोई चीज़ बेचते हैं, बाहर इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट जो पैसा लगाती है, जो टैक्स लगाती है दूसरी नेशन की, उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। एंड लास्ट बचता है हमारा प्राइस गैप। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, प्राइस गैप। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेज इन द टू मार्केट, यानी कि हम यहाँ पर जो बेच रहे हैं और वहाँ पर जो बिक रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं प्राइस गैप। और आज आपको एक न्यू कंसेप्ट पता चला, दैट इज व्हाट इज प्राइस गैप। ठीक है, अभी 22 क्वेश्चन आपका उससे रिलेटेड है, कंपैरेटिव एडवांटेजेस से। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल पार्ट है, मैं अभी बाद में लेती हूँ, पहले हम बाकी क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इन्फेंट इंडस्ट्री। इन्फेंट इंडस्ट्री के लिए इसमें से कौन सा ठीक नहीं है? तो रिलेटिवली हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल भी नहीं होता क्योंकि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं, वेरी ट्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टैरिफ प्रोटेक्शन। टैरिफ प्रोटेक्शन क्या होता है कि हमें टैरिफ से प्रोटेक्शन मिलेगी, तो ऐसा कोई ज़रूरी है कि इन्फेंट इंडस्ट्री को जो है वो टैरिफ प्रोटेक्शन मिलेगी? नॉट नेसेसरी। रिलेटिवली फ्यू सिमिलर फर्म्स। तो रिलेटिवली फ्यू सिमिलर फर्म्स का मतलब क्या है कि एक जैसी छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, तो उसी को हम इन्फेंट इंडस्ट्री बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो टैरिफ प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रोटेक्शन मिले, या कि जिसको हम बोलते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट आपने पढ़ा होगा, तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हो कि हमेशा ही गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करे। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बाकी तीनों है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आई डोंट थिंक सो इसमें ज़रूरत थी। मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड इट्स प्रेफरेंस फॉर लो टैक्सेशन एंड रेगुलेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ रॉड्रिक ट्रेलिमा। तो अब पहले तो आपको ये बताना चाहिए टॉपिक आया कहाँ से है। तो ये है आपका मुंडल फ्लेमिंग मॉडल से रिलेटेड, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड प्रेफरेंस फॉर लो टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। टैक्सेशंस कम हो, रेगुलेशन कम हो और इजीली मोबाइल हो कैपिटल, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें मूव कर सके, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हो, ठीक है। तो इससे बनता है रॉड्रिक ट्रेलिमा। तो दिस स्टेट्स दैट, इसका क्या मतलब है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दैट इज लार्ज स्केल ग्लोबलाइजेशन इज इनकंसिस्टेंट विद डेमोक्रेसी एंड नेशनल गवर्नमेंट। अब इसका मतलब समझिए, रॉड्रिक ट्रेलिमा है क्या? वो कहता है कि एक कंट्री जो है वो एक साथ तीनों चीज़ें अचीव नहीं कर सकती। कौन कौन सी तीनों चीज़ें? एक तो ग्लोबलाइजेशन, नेशनल सोवर्निटी। नेशनल सोवर्निटी मतलब कोई भी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। और थर्ड है आपका डेमोक्रेसी। तो इनमें से दो ही चीज़ें हो सकती है। जैसे आपने क्या पढ़ा हुआ है मुंडल फ्लेमिंग में, आपने कौन सा ट्रेलिमा पढ़ा हुआ है आप बताएंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। पढ़ा हुआ है ना? कौन सा ट्रेलिमा है बताओ? ओके, पॉज दिस वीडियो एंड मुझे सोच के बताओ कि आपने कौन सा ट्रेलिमा पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं, राइट। तो हमने पढ़ा हुआ है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, राइट, जिसमें हम कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट और कैपिटल इनफ्लोज जो है वो एक साथ तीनों चीज़ें अचीव नहीं हो सकती। तो सिमिलरली रॉड्रिक ट्रेलिमा है जिसमें वो कहता है कि ग्लोबलाइजेशन, नेशनल सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी तीनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती। अगर आपको पूरा कह रहा है कि अगर लार्ज स्केल ग्लोबलाइजेशन है, यानी चीज़ें एक बहुत इजीली मूव हो रही है वन कंट्री से दूसरे में, तो बहुत मुश्किल है कि हम दोनों चीज़ें करें कि पूरे नेशन पे कंट्रोल भी रखें और डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग भी, कि बहुत इजीली इंडिपेंडेंटली हम डिसीजन ले सके, तो नहीं हो सकता। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपको पता चल गया रॉड्रिक ट्रेलिमा के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, PDF में आपको दे दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या पे। नाउ moving on to the next question, consider a government bond and a corporate bond with the exactly same stream of payment। ठीक है,
अब मान के चलो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है उसका हायर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ही है? आपको पता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी सेफ होते हैं, ठीक है, रिटर्न कम मिलता है लेकिन वो सेफर होते हैं, और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो हायर साइड पे होंगे, डिफॉल्ट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि हायर है, रिस्क ज़्यादा है, तो उसमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको पता है, ये बेसिक है, हमें कंक्लूड कर रखा है। तो अब हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइस ऑफ बॉन्ड ऑल्सो बढ़ता है, ये तो गलत है, हम सबको पता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइस ऑफ बॉन्ड फॉल होता है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। कॉर्पोरेट बॉन्ड हैज द लोअर प्राइस देन द गवर्नमेंट बॉन्ड। ओके, अब ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझो। आपको जनरली लगेगा कि ऐसा क्यों होगा, कि लोअर क्यों होगा प्राइस गवर्नमेंट बॉन्ड से। तो अब आप समझिए, आप एक पर्सन है, ठीक है, आपको एक गवर्नमेंट बॉन्ड मिल रहा है, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड मिल रहा है। अगर आप रिस्क अवर्स पर्सन है तो आप क्या लेंगे? गवर्नमेंट बॉन्ड लेंगे। और अगर आप रिस्क लवर है तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रेफर करेंगे। बट अगर एक रिस्क न्यूट्रल पर्सन है, उसको दोनों में से कोई एक चीज खरीदनी है, तो वो क्या खरीदेगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड? तो वो आप कहोगे कि रिस्क न्यूट्रल है तो वो कोई भी ले सकता है। अब वो डिपेंड करेगा उसके प्राइस के ऊपर, जो प्राइस उसको कम मिलेगा, यानी कि अगर मान लीजिए उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड का कम प्राइस मिलता है, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में प्राइस हम कम रखेंगे क्योंकि उसका रिस्क डिफॉल्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि डिफॉल्ट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप प्राइस कम रखोगे तभी तो कोई आपकी चीज़ खरीदेगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड का हमें कम प्राइस रखना पड़ेगा गवर्नमेंट बॉन्ड से, ताकि लोग उसको परचेज करें, ठीक है। ओके, देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टर विल ऑलवेज अर्न अ हायर रिटर्न फ्रॉम बाइंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड देन बाइंग अ गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया रिस्क ज़्यादा है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट बॉन्ड में जो है मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड। मिल सकता है, ठीक है, देयर आर चांसेस, बट अगर मान लीजिए ज़्यादा रिस्क हुआ, आपकी कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, तो ये भी गलत हो गया। एंड इन्वेस्टर शुड ऑलवेज चूज द लेस रिस्की गवर्नमेंट बॉन्ड। कहता है कि एक हम इन्वेस्टर जो है ना वो हमेशा लेस रिस्की गवर्नमेंट बॉन्ड को चूज करता है। हमेशा जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया रिस्क अवर्स पर्सन है तो वो कौन सा गवर्नमेंट बॉन्ड चूज करेगा? वो चूज करेगा जहाँ पे उसको हायर रिटर्न्स मिले, यानी कि वो कॉर्पोरेट बॉन्ड को चूज करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक रेंट इज करेक्ट। तो सबसे पहले आते हैं कि in a renting market with a rent ceiling below the market clearing level, the economic rent earned by tenants is a stationary rent। तो क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? पहले तो आप समझिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारा डिमांड है, ये सप्लाई है। हम हाउसिंग की बात कर लेते हैं, या किसी भी उसमें आप ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मान लीजिए गवर्नमेंट फिक्स कर देती है रेंट को बिलो द मार्केट क्लियरिंग लेवल, ठीक है। रेंट सीलिंग बाइंडिंग कहाँ पर होती है? जहाँ पर बिलो द मतलब बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब घर के प्राइसेस हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस मान लीजिए 20,000 रुपये में आपको एक रेंट पर घर मिलता है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, हम आपका इसका प्राइस रख रहे हैं 12,000। तो जो टेनेंट है, यानी जो अपना घर बेच रहा है, जो अपना घर दे रहा है रेंट पर, मान लेते हैं, तो क्या वो आपको देगा? नहीं, वो सप्लाई क्या कर देगा? कम कर देगा। और डिमांड जिनको घर चाहिए वो तो उतना ही है, तो क्या हो जाएगा? एक आर्टिफिशियल सी क्या हो जाएगी? शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी इन द मार्केट। अब मान लीजिए 12,000 पे जिन लोगों को, जो लकी लोग हैं जिनको घर मिल गया, तो उनका क्या हुआ? उनको कंज्यूमर, एक तरीके से कंज्यूमर सरप्लस मिला, ना कि जो उन्होंने रेंट अर्न किया उसको हम स्टेशनरी रेंट कहते हैं। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी रॉन्ग। अब बात चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बी स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज नो रेंट अर्नड इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव गुड्स मार्केट। तो वो ऐसा नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है। दिस इज द डायग्राम, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस, और इन दोनों के बीच का जो होता है ये वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है? इकोनॉमिक रेंट होता है इस केस में। तो अगर इकोनॉमिक रेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि परफेक्टली मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट में रेंट नहीं होता। हाँ, हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स होते हैं वो ज़रूर जीरो हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। तो जब लोग देखते हैं कि शॉर्ट रन में जो फर्म्स हैं उनको क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो वो एंटर करते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है और प्रॉफिट क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक रेंट होता है। इकोनॉमिक रेंट होता क्या है? एक्चुअल प्राइस, यानी एक्चुअल जो भी आप प्राइस या वेज दे रहे हैं, माइनस द रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में जो आपको मिलने वाला है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन प्राइस। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई? ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयमेंट रेंट रिसीव्ड बाय द वर्कर्स इज एन इक्विलिब्रियम रेंट। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द एम्प्लॉयमेंट रेंट रिसीव बाय वर्कर्स इज एन इक्विलिब्रियम रेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं। उससे पहले ऑल इकोनॉमिक रेंट्स आर बैड एंड शुड बी एलिमिनेटेड। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही बैड हो, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आपका राइट स्टेटमेंट बनता है सी। अब इसको समझते हैं ये क्या है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर हमने क्या कहा? इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो कैसा दिखेगा मार्केट में? कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए 12,000 रुपये पे कोई वर्कर काम कर रहा है और आज उसको यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या उसको
सेम अगर मान लीजिए वो आज यहाँ से निकाला जाता है ए फैक्ट्री से, तो वो सड़क पे जा रहा है, उसको बी फैक्ट्री में काम मिल जाएगा और 12,000 रुपये मिल जाएगा। क्या ऐसा होता है हमारे यहाँ पर? तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है क्या हमारे उसमें? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं होती। लेबर किसके केस में? लेबर मार्केट के केस में परफेक्टली कॉम्पिटिशन नहीं होता, यानी कि एक जगह से जाए और दूसरी जगह पर उसको क्या मिल जाए? नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसको बचाने के लिए, यानी कि ज़्यादा हायर फायर ना करना पड़े, तो हमारी जो क्या होती हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं? एफिशिएंसी वेज देती है। एफिशिएंसी वेज क्या होती है? विच इज अबव द रिजर्वेशन वेज। ठीक है, एफिशिएंसी वेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिगरेट्स ने जो दिया था। तो एफिशिएंसी वेज क्या होता है कि जो भी मार्केट क्लियरिंग वेज है उससे हमेशा ऊपर देती है। ऐसे क्या, ये क्यों देते हैं? ताकि कि ये जो बार बार की जो रोज की हायरिंग फायरिंग है इससे बच सके। तो सारी ही फर्म्स क्या करती हैं? ऐसे क्या करती हैं? वो एफिशिएंसी वेज देती हैं। सिंस सारी फर्म साइमल्टेनियसली क्या कर रही हैं? एफिशिएंसी वेज दे रही हैं, तो एक जो क्या हो जाता है, एक वेज सेट हो जाता है जो कि क्या हो जाता है? अबव द मार्केट वेज हो गया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा? जब सारी ही फर्म्स अपनी रिजर्वेशन वेज से, यानी कि मिनिमम वेज से ज़्यादा पैसा देगी, तो क्या होगा? उनको कम लोग हायर करने पड़ेंगे, और कम लोग हायर करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, कम लोग हायर करेंगे तो एक तरीके की इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और इस तरीके से एक प्रॉपर पूल बन जाएगा। और पूल बनने की वजह से जो है, ये जो स्टेट में जो इक्विलिब्रियम आएगा, यानी कि जो अबव द इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, वो क्या हो जाएगा? एक इक्विलिब्रियम रेट बन जाएगा, यानी कि एक नैश इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा से समझा देती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लेबर मार्केट होती है, लेबर मार्केट कैसे होती है, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ इस पॉइंट को। लेबर मार्केट क्या होती है? एक ऐसी मार्केट जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर होती है, राइट? डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर। लेकिन वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं होती। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब है कि जितने वेजेस, जितने वर्कर्स चाहिए उतने वो काम करें करंट एग्जिस्टिंग वेज पर। ऐसा नहीं होता है। और मान लीजिए अगर किसी वर्कर को हम निकाल दें तो वो जाकर सेम वेज पर, सेम काइंड ऑफ स्किल सेट के साथ सेम जॉब उसको मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारी जो भी फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं? अबव द एफिशिएंसी वेज, अबव द रिजर्वेशन वेज, जो मिनिमम वेज होता है उससे ऊपर एक एफिशिएंसी वेज देती हैं, जिससे क्या होता है? एफिशिएंसी। अब सारी फर्म्स क्या करती हैं? एक मार्केट में सारी ही फर्म्स क्या करती हैं? एफिशिएंसी वेज देती हैं। एफिशिएंसी वेज देने की वजह से क्या होता है? एक पूल क्रिएट हो जाता है किसका? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का। और जो ये मार्केट वेज जो है वो सेट हो जाता है एफिशिएंसी वेज पे। सारे एक जैसा दे रहे हैं, तो इसलिए वो क्या होता है? एक इक्विलिब्रियम रेंट की कंडीशन बन जाती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये एक और चीज़ आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये जो है ये आपका है, जो मैं आपको बता रही थी, दैट इज शेपिरो स्टिग्लिट्स। ठीक है, शेपिरो स्टिग्लिट्स श्रिंकिंग मॉडल, ये उसी से रिलेटेड है, जहाँ पर ये आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि क्यों सारी फर्म जो है वो आपकी नॉर्मल वेजेस से जो है, यानी कि मिनिमम वेजेस से या इक्विलिब्रियम वेज से ऊपर देती हैं, एफिशिएंसी वेज देती हैं, और वाई इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और क्यों जो रेंट रिसीव होता है वो एक इक्विलिब्रियम रेंट पर आता है। ये सारा उनकी थ्योरी से रिलेटेड है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक पेपर दिया था 1984 में, उसी से रिलेटेड है, तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं, वहीं पर ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रेडरिच हायक? ओके, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये किससे रिलेटेड है। फ्रेडरिक हायक जो है, आपने हायक पढ़ा होगा, उनका एक ऐसे आया था 1945 में, दैट इज अ यूज ऑफ नॉलेज इन द सोसाइटी। ठीक है, जिससे उन्होंने कहा कि नॉलेज जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि कोई भी एक सिंगल गवर्नमेंट या एंटिटी जो है वो ये नहीं बता सकता कि लोगों की क्या एग्जैक्ट प्रेफरेंस है, क्या लोकल रिसोर्सेज का स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, किसको किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। अब इस चीज़ को हम लेकिन सॉल्व कर सकते हैं थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। अब ये जो बात मैंने आपको बोली, हो सकता है आपको नहीं समझ में आई होगी, बट मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लेते हैं चिले में ना एक कॉपर माइन है। ठीक है, चिले में क्या है? एक कॉपर माइन है। ठीक है, अब वो ना कोलैप्स हो गई, और क्योंकि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉपर माइन है, तो सारा कॉपर वहीं से सप्लाई होता है। ठीक है, सारा कॉपर कहाँ से सप्लाई होता है? चिले से सप्लाई होता है। और ये ड्यू टू सम डिजास्टर कॉपर माइन क्या हो गई है? बंद हो गई है, तो शॉर्टेज हो गई ग्लोबली कॉपर की। तो अगर सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, सेंट्रलाइज मतलब एक गवर्नमेंट जो है वो सारा संभाल रही है, जैसे कम्युनिस्ट अप्रोच जिसको हम कहते हैं, जैसे आप चाइना में आप देखते हैं सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, यानी गवर्नमेंट ही सब कुछ हैंडल कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सबसे पहले गवर्नमेंट देखेगी कि अच्छा कोलैप्स हो गई है हमारी कॉपर माइन, तो वो देखेगी अब कितना कॉपर बचा है। अब कॉपर कितना बचा है उसको लेकर वो क्या करेंगे? लाखों फैक्ट्रीज जो हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको
आपको कितना आप कॉपर चाहिए, कितने आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए, कितने आपको प्लम्बिंग वालों को कितना चाहिए, पाइप्स वालों को, कार्स वालों को कितना कॉपर चाहिए, ठीक है। फिर वो सारा जो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जो बचा हुआ कॉपर है किसको कितना कितना मिलना चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर ये चीज़ हो चुकी है और अगर एक गवर्नमेंट ये सारा डाटा कलेक्ट करने बैठेगी, ठीक है, सारा ऑर्डर्स जारी करेगी, सारी फैक्ट्री से पूछेगी, सब कुछ करेगी, फिर उसके बाद रिसोर्स एलोकेट करेगी, तब तक तो क्या हो जाएगा, तब तक टाइम खत्म हो जाएगा और जो भी फैक्ट्रीज ऑलरेडी कॉपर पे काम कर रही हैं वो शट डाउन हो जाएंगी। तो कह रहा है इसलिए इस केस में कैपिटलिस्ट अप्रोच यानी प्राइस मैकेनिज्म अप्रोच सही रहती है। प्राइस मैकेनिज्म अप्रोच कैसे होगी, मान लीजिए पता चला कि चिले में पता नहीं चला, मान लीजिए सीधा बस ये हुआ कि कॉपर माइन जो है वो क्या हो गई है, बंद हो गई, शट डाउन हो गई है, तो सीधा क्या हुआ, कॉपर का प्राइस मार्केट में क्या हो गया, 600 से मान लीजिए 900 रुपये हो गया। अब क्योंकि ये 900 रुपये पर किलोग्राम हो गया है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, तो जो फैक्ट्री वाला है, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ कर रहा है, यानी मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन बना रहा है, तो उसको पता चल गया कि प्राइस बढ़ गया है कॉपर का, तो उसने फटाफट क्या करा, कॉपर की वायरिंग जो है वो कम करनी शुरू कर दी ताकि कॉस्ट कम हो। अब मान लीजिए कोई बिल्डर है मुंबई में, ठीक है, उसको पता चला प्राइस बढ़ गया है, तो उसने कॉपर पाइप्स की जगह वो क्या करा, पीवीसी पाइप्स यूज़ कर लिया, दूसरी पाइप्स यूज़ कर ली, ठीक है। एक स्क्रैप डीलर है, उसको पता चला कि प्राइस बढ़ गया है, तो उसने क्या करा, ओल्ड वायर्स जो है वो जो पुराने उनके पास रिसाइकलिंग वेस्ट आया वहाँ से ओल्ड वायर्स, कॉपर वायर्स उन्होंने स्टार्ट करनी, मतलब कलेक्ट करनी शुरू कर दी। तो इससे क्या समझ में आया कि प्राइस चेंज होने से जो जो करेक्ट लोग थे, जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है, उनको पता चल गया, उन्होंने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि राइट इंफॉर्मेशन मिलते ही राइट लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो कह रहे हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में प्राइस कन्वे द स्कैरसिटी ऑफ ए गुड, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन बी अटेन्ड विदाउट एक्टिविटीज सच एज एडवर्टीजमेंट, अंडरस्टैंड, नहीं ये भी गलत है। एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म इज दैट इट प्रोवाइड्स द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पीपल, यही बात जो मैं आपको बता रही थी, यही उसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स लिखी हुई हैं उनके एसे में, ठीक है। तो ये अब इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें आपने पढ़ी नहीं है तो आप कैसे बता सकते हैं ना, तो दैट्स वाई ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस करने जरूरी हैं ताकि आपको चीज़ों के बारे में पता चले। अब बात करते हैं 28th क्वेश्चन की। 10 years ago a growing economy enjoyed a 10 increase in GDP of $1,000 per worker per year. When the net investment increased the capital available to each worker by यूरो है 5,000। तो क्या कह रहा है कि जीडीपी में इंक्रीज हुआ है $1,000 का जब हमने कैपिटल या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है 5,000 यूरो से। कह रहा है फिर सेम इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी 5,000 अगर हम यूरो से लगाते हैं तो हमारी अगले साल तो हमारी जीडीपी में इंक्रीज हुआ है $800 का। तो कह रहा है इसमें से कौन सी सिचुएशन सही है। तो आप देखो कि आपने इन्वेस्टमेंट उतनी की है लेकिन आपका जो जीडीपी आउटपुट है वो क्या हो गया है, कम हो गया है लास्ट ईयर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर आउटपुट आ रहा है विद द एडिशनल कैपिटल वो कम है, तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल इज फॉलिंग। तो इसका हो गया करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड जॉब वैकेंसी रेट। ये आपको मैंने तो पढ़ रखा है, मतलब बेवरेज कर्व बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा, कुछ नया है। बेवरेज कर्व, इसका मतलब क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जॉब वैकेंसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो कैसे वर्क करता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे जैसे जॉब वैकेंसीज बढ़ेंगी, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जैसे जैसे जॉब वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, ऑब्वियसली वैकेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे। और जैसे जैसे जॉब वैकेंसीज कम हो रही है, जैसे अब आप देख रहे हैं विद टाइम जो है किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, बैंकिंग देख लीजिए, टीचिंग देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो जॉब वैकेंसीज निकाल रहे हैं वो बहुत कम करते जा रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यही बताता है हमारा बेवरेज कर्व। तो आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू अ डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम मार्कअप। तो मैंने अभी आपको बताया था इक्विलिब्रियम मार्कअप क्या होता है कि प्राइस जो कॉस्ट से ऊपर जो प्राइस रखते हैं वो होता है इक्विलिब्रियम मार्कअप, ठीक है। तो अब उसमें कमी कैसे आएगी, जब लोअर एक्सपेक्टेड लॉन्ग रन कॉर्पोरेट टैक्स रेट होगा, तो ऑब्वियसली टैक्स रेट कम होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर टैक्स रेट कम हो रहा है तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट हमारी कम आएगी और प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसका कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बल्कि हमारे कॉस्ट बढ़ने के चांसेस हैं, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल्स, कॉस्ट बढ़ गई तो वैसे ही आपके प्राइस बढ़ जाएंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब आपका बचता है ये वाला क्वेश्चन, ये आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा जो मैंने आपका छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर दिस वन 22 क्वेश्चन। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, आपका कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज से रिलेटेड। एक बार इसको करिए पॉज करके, मैंने आंसर भी दे रखा है, नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको कवर अप करवा दूंगी, आपका प्रॉपर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। विद दिस आई होप आपको कुछ न्यू जो है वो आज सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कुछ और आप कहना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।